हेलो फ्रेंड्स, आज हम मानव तंत्र के भाग 3 के पश्चात जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था उससे के बाद आज भाग 4 में हम पाचन अंगों के पश्चात पाचन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहली पाचन ग्रंथि है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे मुख में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से 3 जोड़ी होती है और इसकी स्थिति के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कान के पीछे वाले भाग में पाई जाती है। एक संख्या में पाई जाती है, गालों में स्थित होती है और यह सीरमी तरल का स्राव करती है। दूसरी ग्रंथि है, वह भी एक जोड़ी होती है और हमारे निचले जबड़े के नीचे एक पाई जाती है। इसे हम अधोजंभ लार ग्रंथि कहते हैं या अवचिबुकीय लार ग्रंथि कहते हैं। यह मिश्रित ग्रंथि है तथा यह तरल और श्लेष्मा दोनों का स्राव करती है। आगे तीसरी ग्रंथि है, उसे कहते हैं अधोजीवा लार ग्रंथि। इसकी संख्या भी 2 होती है। जीभ के नीचे वाले भाग में एक संख्या में बगल में पाई जाती है। यह श्लेष्मा का स्राव करती है। लार ग्रंथि का चित्र देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर कर्णपूर्व लार ग्रंथि, देखिए जस्ट कान के पीछे वाले भाग में ये स्थित है। दूसरी है अधोजंभ लार ग्रंथि जो जबड़े के पास यहाँ स्थित है। तीसरी है अधोजीवा लार ग्रंथि जो ठीक जीभ के नीचे स्थित है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन बहुत अधिक मात्रा में लगातार लार स्रावित होता रहता है। लार क्या है? लार एक सीरमी, तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। इसमें 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। लार का कार्य। लार मुख्य रूप से भोजन में उपस्थित स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। दूसरा कार्य है भोजन को चिपचिपा व घुलनशील बनाना। तीसरा कार्य है दांत, मुख गुहा, जीभ की सफाई करना। स्टार्च के पाचन हेतु टाइलिन या लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा यह कार्य पूर्ण किया जाता है। आगे हम दूसरी ग्रंथि का अध्ययन करने वाले हैं। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि वो ग्रंथि किस प्रकार की होती है, कहाँ होती है। दूसरी ग्रंथि हमारी लीवर या इसे हम यकृत कहते हैं। ये देखिए जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये त्रिकोणाकार आकृति की लीवर होती है। यकृत या लीवर के नाम से जानी जाती है। इसके आगे ही हम एक अन्य ग्रंथि का अध्ययन करने वाले हैं जिसे अग्नाशय कहते हैं। ये हल्के हरे पीले कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है जो कि ग्रहणी के नीचे और लीवर के नीचे स्थित है, यू आकार के मध्य भाग में स्थित है। इसे हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। दोनों का चित्र मैंने आपको साथ में इसलिए बताया है ताकि हम एक के बाद एक इसका अध्ययन करें तो आपको ध्यान रहे कि यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। आइए हम सर्वप्रथम यकृत का अध्ययन करते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका यह जो है यह डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। त्रिकोणाकार अंग है यह। इसमें मुख्य रूप से सामने से यदि आप देखते हैं तो 2 पाली, दाईं पाली और बाईं पाली पाई जाती है। इसका अधिकतम भाग वजन जो है वो दाईं ओर स्थित होता है। नीचे सामने से और देखने पर इसमें 2 पालियाँ अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। 2 अन्य पालियाँ प्रत्यक्ष रूप से
दिखाई देती है। यकृत छोटी छोटी कोशिकाओं के बनी होती है जो इसकी इकाई होती है। इसे हम यकृत पालिका कहते हैं। इसकी संख्या लगभग एक यकृत के अंदर 1,00,000 होती है। यकृत पालिकाएँ की जो संरचना है वह है षटकोणीय होती है और यह यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यकृत से जो लवण या रस स्रावित होता है उसे हम कहते हैं पित्तरस। यकृत पित्त का निर्माण करती है। पित्त जो निर्मित होती है यकृत में, यह यकृत वाहिनी उपतंत्र द्वारा तथा पित्त वाहिनी उपतंत्र द्वारा पित्ताशय में चली जाती है। पित्ताशय क्या कार्य करती है? पित्ताशय का जो आकार होता है यह लगभग नाशपाती के आकार का होता है और यह पित्त भंडारण का कार्य करता है। पित्ताशयी नली के द्वारा पित्त ग्रहणी में पहुंचा दिया जाता है। पित्त का कार्य, पित्त भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि जो भोजन आमाशय से हमारे ग्रहणी में आता है वह अम्लीय माध्यम का होता है और इसके ऊपर जो एंजाइम हमारे पास अग्नाशय रस से आने वाले हैं वह कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि भोजन क्षारीय न हो, क्योंकि वह सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। इसलिए लीवर यानी यकृत से आने वाला पित्तरस सर्वप्रथम उस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। पित्तरस का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे कहते हैं पायसीकरण। यह वसा के बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य करता है और इसे हम वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण के नाम से जानते हैं। पित्तरस जो है वह भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। हालांकि पित्तरस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, परंतु यदि पित्तरस की अनुपस्थिति रही तो भोजन क्षारीय माध्यम में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और अग्नाशय से आने वाले अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम इस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए पित्तरस सर्वप्रथम भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करने का कार्य करता है। प्रोटीन उपापचय के दौरान एक विषैला गैस बनता है, इसे अमोनिया कहते हैं। इस अमोनिया को कम विषैले में परिवर्तित करने के लिए यकृत कार्य करता है और इसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है। पित्तरस का एक अन्य कार्य है, यह जीवाणुओं को मारता है। भोजन के साथ जो आए हुए हानिकारक जीवाणु हैं उन्हें मारने का भी कार्य करता है। अगली ग्रंथि आती है जिसका मैंने आपको चित्र के अंदर बताया था कि वह कौन सी ग्रंथि है। पत्ते जैसी संरचना दिखाई थी हल्के पीले रंग की, वह है अग्नाशय ग्रंथि। हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि ही मात्र एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। यह ग्रंथि यकृत, तिल्ली और ग्रहणी के बीच से में स्थित होती है, यानी यकृत, ग्रहणी और तिल्ली से घिरी हुई होती है। इसका आकार 6 से 8 इंच लंबा होता है तथा यह यू आकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जब अग्नाशय कोशिकाएं अग्नाशय ग्रंथि कार्य करती है तो उसमें लैंगरहांस द्वीप नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें कि बीटा कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं होती हैं और गामा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का स्राव करती है तथा गामा कोशिका सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलकर के रक्त में शर्करा की स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि किसी भी कारणवश इंसुलिन के निर्माण में कमी आती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने के कारण व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हो जाता है। क्योंकि हम मुख्यतः इस लेसन के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में यकृत कार्य करती है।
अग्नाशयकारी करती है और अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्राव होता है, जिसमें मुख्य प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज इस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये खनिज लवण एंजाइम्स पाए जाते हैं और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भोजन के जो मुख्य अवयव थे उनके पाचन करने हेतु एंजाइम्स अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं और अग्नाशय से यह ग्रहणी में आते हैं। अग्नाशय रस का पीएच 7.5 से 8.3 तक होता है। अग्नाशय रस में 98% जल और 2% जो होता है वह लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम इस लेसन में जो भी हमने सीखा है उसके अंतर्गत आने वाली ग्रंथियों की सिचुएशन में आपको बताती हूँ कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि देखते हैं हम कि कहाँ है इस मानव तंत्र के अंतर्गत। ये देखिए, ये लार ग्रंथि है। इसमें लिखा हुआ है कि भोजन को लसलसा करता है। लार एमाइलेज यानी टाइलिन एंजाइम साबित करता है जो स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम कीटाणु को नष्ट करता है। इसी प्रकार हम आगे और चलते हैं तो यहाँ पर यह त्रिकोणाकार आकृति का लीवर है यानी कि यकृत है। यहाँ पर ये नाशपाती के आकार का पित्ताशय है। यकृत से जो काम करते हैं उसको भी छोटे से कोष्ठक के अंदर मैंने दिखा रखा है। यह पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, जहर को नष्ट करता है और पित्त रस को छोटी आंत्र में खोलता है जिससे पाचन का कार्य संभव हो सके। पित्ताशय पित्त का भंडारण करती है और इसे ग्रहणी में पहुंचाने का कार्य करती है। इसी प्रकार अगली जो ग्रंथि हमने अध्ययन की है वह है अग्नाशय। ये देखिए, पत्ते के आकार का ये अग्नाशय है जो आमाशय, ग्रहणी और आमाशय ग्रहणी से घिरा हुआ भाग है। तिल्ली से भी घिरा हुआ रहता है। यह अम्लीय गुणों को, इससे आने वाला जो रस है वह अम्लीय गुणों को नष्ट करता है। 3 प्रकार के एंजाइम छोटी आंत में डालता है और एमाइलेज बस शर्करा का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आज जिस इस अध्याय का जो हमने अध्ययन किया है उससे संबंधित आपको गृह कार्य दिए जा रहे हैं। इसे आप अपनी कॉपी में कीजिए। साथ में जो भी नोट्स मैंने बना रखे हैं उसे भी आपको अपनी नोट्स में लिखने हैं। और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और लाइक करना है। धन्यवाद।